नमस्कार, स्वागत है आवाज़ अड्डा के वीकेंड स्पेशल में, जिसमें हम मार्केट पे चर्चा करते हैं और आपके मन के उन सवालों के जवाब देने की कोशिश करते हैं जो हफ्ते भर आप सोच रहे थे कि आगे क्या होगा, मार्केट किस तरह से चल रहा है, ग्लोबल के क्यूज़ किस तरीके से हो रहे हैं, फेड ने क्या फैसला लिया, उसका क्या होगा। हर वो सवाल जो आपके मन में उठ रहा है उसका जवाब देने की हम कोशिश करते हैं। तो ये हफ्ता भी काफ़ी उतार चढ़ाव वाला रहा, उथल पुथल वाला रहा। कई बार समझ में नहीं आया कि क्या हुआ, लेकिन अमेरिका में एक ऐसी घटना हुई जिसने काफ़ी हद तक कुछ क्लियरेंस देने की कोशिश की है कि फेड की सोच क्या है। तो उसको गेज करने की कोशिश करेंगे कि वो क्या संकेत दे रहा है मार्केट में। इसीलिए आज हमारे शो में जो 3 महत्वपूर्ण हम चर्चा करने वाले बात उसमें कि यूएस में जो ब्याज दरें बढ़ने का डर था, क्या वो पूरी तरह से ख़त्म हो गया है या अभी भी डर रहेगा। दूसरा मुद्दा जो हम डिस्कस करना चाहते हैं कि भारतीय बाजार एक रेंज के अंदर ही रहेगा या वो आइदर साइड का एक मूव लेगा, क्योंकि अभी भी बहुत सारी जो चिंताएं घटनाएं हैं वो ख़त्म नहीं हुई हैं, बनी हुई हैं अदर देन फेड। और तीसरा जो एक महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट है कि जो कंज्यूमर सेक्टर है हमारा, उसमें एक प्रेशर देखने को मिल रहा है। हमने रिजल्ट सीजन चल रहा है, देखा कई सारी कंपनीज के रिजल्ट्स आए, उसमें वॉल्यूम ग्रोथ को लेकर के दिक्कत है, चिंता है, उसको समझने की कोशिश करेंगे। एक एक टॉपिक को हम लेंगे और आज जो बातचीत करने के लिए हमारे साथ मेहमान हैं, मैं उनसे एक बार परिचय करा देता हूँ। अनुराग सिंह जी, मैनेजिंग पार्टनर इनसिट कैपिटल के, अमेरिका से मुंबई, है ना। तो आज अनुराग जी की क्लास होगी यहाँ पे मुंबई में। दूसरा हमारे साथ सुनील जी हैं, एमडी एंड सीईओ सुंदरम म्यूचुअल फंड के। सुनील सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका, और सुनील जी से समझेंगे कि म्यूचुअल फंड की स्ट्रेटजी क्या है। मनीष डांगी जी हमारे साथ हैं, मैक्रो मोज़ेक के फाउंडर। मनीष जी से समझेंगे कि इंडियन मार्केट को डर खत्म हो गया कि अभी है। और पंकज जैन जी हैं, एसडब्ल्यू कैपिटल के डायरेक्टर। पंकज जी से भी बहुत सारी चर्चा हमें इन सारे विषयों पे करनी है। अनुराग जी, कैसा लग रहा है मुंबई? नीरज जी, बहुत अच्छा लग रहा है। और जो पिछले साल का वादा था कि अगला वो पूरा हुआ है, वो पूरा हुआ है। हाँ, 1 साल लगा वादा पूरा करने में। नहीं, वो 1 साल की बात हुई थी ना कि वो अगली दिवाली पे करेंगे, तो फिर मैंने वैसे ही प्लान किया। तो नहीं, हर दिवाली में आते रहेंगे आप? वेल, अगर आप बुलाएंगे तो फिर। अब मैं तो कह रहा हूँ इधर ही रह जाओ। ना? नहीं, वो तो खैर वहाँ इन्वेस्टर्स फिर नाराज हो जाएंगे। बट हाँ, उनका भी हक है। बट हाँ, कोशिश रहेगी कि साल में एक बार तो बनता है, जरूर साल में एक बार आना चाहिए, बिल्कुल बनता है। हाँ, तो चलिए खैर, साल में एक बार आते रहेंगे। अनुराग जी, इन्होंने प्रॉमिस कर दिया, ये सब रिकॉर्ड हो रहा है, तो इसलिए हम लोग कभी भी इसको सुना सकते हैं, दिखा सकते हैं। लेकिन अब आते हैं मूल प्रश्न पे, एक एक करके हम लोग लेते हैं। यूएस में जो घटना हुई, फेड की तरफ से पॉज ले लिया उन्होंने, ब्याज दरों में कोई बढ़ोतरी नहीं की। उसके बाद दुनिया भर के एनालिस्ट और रिपोर्टर्स, इन सब ने 2 चीज़ें लिखी हैं कि पॉज किया, बिल्कुल ठीक किया, क्योंकि अब इसकी बिल्कुल ज़रूरत नहीं थी। एक कदम और आगे बढ़ के लोगों ने ये भी लिख दिया कि शायद जून में या आगे कहीं पे भी अब कट की उम्मीद करनी चाहिए, रेट कट भी हो सकता है। क्या संकेत दिए फेड ने? तो नीरज जी, मुझे लगता है इसको अगर हम समराइज़ करें तो पॉवल साहब ने एक स्टेटमेंट दिया था, वो बड़ा कंफ्यूजिंग वो देते हैं, राइट। एक बार उन्होंने पहले भी कहा था, वी आर नॉट थिंकिंग अबाउट रेजिंग रेट्स, राइट। तो इस बार उन्होंने कहा कि सवाल था कि यू थिंक यू हैव डन एनफ, रेट हाइक्स और नहीं होंगे। तो ही सेड दैट, और या फिर इन्फ्लेशन तकरीबन कंट्रोल में आ गया है। तो ही सेड दैट वी आर नॉट श्योर दैट वी हैवंट, but we are also not sure that we have. It's a confusing statement, but it tells के वो खुद इस बात पे अभी श्योर नहीं है कि वो ये भी नहीं कह रहे, वो कह रहे हैं प्रोग्रेस है, कंट्रोल में आया है इन्फ्लेशन, और हमारे रेट्स भी सिग्निफिकेंटली हाई हैं, बट हम अभी श्योर नहीं है। बट एट द सेम टाइम वी आर ऑल्सो नॉट श्योर कि हो सकता है ये कंट्रोल में आ भी गया हो, more or less, right? So we have done enough. But I think having said this, नीरज जी, एक बात हमें ध्यान रखनी होगी, जो मैं पिछले 2 साल से इसमें कह रहा हूँ, जब से ये समस्या शुरू हुई है, which is that अब वो एक उस ट्रेड ऑफ पॉइंट तक पहुँच चुके हैं जिसका उन्होंने भी जिक्र किया कि now the risk of raising further rates वो थोड़ा ज़्यादा है कंपेयर टू उसको यहीं पे स्टेबल रख के ऑब्जर्व करने के। नाउ अगर वो 50 बेस पॉइंट और रेस करते हैं, उससे कुछ हासिल तो क्या होगा पता नहीं, लेकिन पैनिक ज़रूर आ जाएगा मार्केट में। तो वन इज़ दैट
दे हैव रीच्ड अ पॉइंट, दे आर सेइंग कि यार अब इसको काम करने देते हैं इकोनॉमी में, ये एक सफिशिएंट रेट है। इन्फ्लेशन बाय द वे 3.7 है कोर, तो उससे तो ऊपर ही बैठे हैं वो, तो रियल इंटरेस्ट रेट तो आ ही गया पॉजिटिव में। बट एक चीज़ की वो ज़रूर वो भूल नहीं करेंगे, वो भूल है जो वॉल्कर ने की, और इनसे भी ये गलती हुई जो अभी तक इनका पीछा करती है, वो ये है कि वो जो ट्रांजिटरी शब्द का उन्होंने इस्तेमाल किया। आई थिंक अगर कहीं उनको टिल्ट लेना होगा तो वो टिल्ट लेंगे टुवर्ड्स स्टेइंग हायर फॉर लॉन्गर। वो जल्दबाजी नहीं करेंगे, क्योंकि वही जल्दबाजी वॉल्कर ने की थी, इन्फ्लेशन वापस आ गया था, तो आई थिंक वो जल्दबाजी अभी भी नहीं करेंगे। लेकिन मेरे ख्याल से रेट हाइक्स मोर लेस हो चुके हैं, पीक हो गया, तकरीबन पीक हो गया है। अब देखिए 25 बेसिस पॉइंट और आ जाए कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन मोर लेस पीक हो गया है। देखते हैं अगले 2 महीने में डेटा तो क्या नो निकल कट नो हाइक नया वर्ड सही है? आई वुड से कट्स तो 2000 देखिए काफ़ी लोग कह रहे हैं, बट मुझे लगता है 2024 में कट्स नहीं आएंगे अगर इकोनॉमी ऐसे ही चलती रही तो। देखिए कट्स का अगर इकोनॉमी इतनी स्ट्रांग चल रही है तो फिर कट्स की ज़रूरत क्या है? और ये तो बफर है, आपने बिल्ड कर लिया। जब भी इकोनॉमी में ट्रबल आएगी आप उसको काट ही सकते हैं, तो यू वुड रादर कीप द बफर फॉर जब ज़रूरत का समय आए, बल्कि आप उसको अभी व्यर्थ में खर्च नहीं करेंगे, बिकॉज जब वो जीरो पर थे तब तो कुछ करने को ही नहीं था मॉनेटरी पॉलिसी में। तो आई थिंक दे विल कीप द बफर। मुझे लगता है 2024 में वो ऐसे ही चलने देंगे, देयर इज अ गुड चांस कि इकोनॉमी इसी रफ्तार से और स्लो पेस पे चलती रहे और उसमें कोई ब्रेक पॉइंट ना आए। लेकिन 5.5% पे भी टिका के रखना बड़ा मुश्किल है। वो मुश्किल तभी तक है इफ नथिंग, आई मीन इफ समथिंग ब्रेक्स तो फिर मुश्किल है, लेकिन अभी तो कुछ ब्रेक होता दिख नहीं रहा। तो मैं मानता हूँ आपकी बात कि अगर हाउसिंग लोन मार्केट एकदम स्टक हो गया है 8% पे, देखिए लोन्स लेना बड़ा मुश्किल है वहाँ पर, तो एट सम पॉइंट कुछ ना कुछ तो ब्रेक होगा। तो या तो इकोनॉमी में कंज्यूमर ब्रेकडाउन होगा, क्रेडिट मार्केट में कुछ ब्रेकडाउन हो सकता है। लोन्स अच्छे हैं, इट इज़ जस्ट दैट मार्केट में एक पैनिक पॉइंट आता है ना, जिसके बाद हर कस्टमर पीछे हट जाता है कि नहीं अब तो रेट गिर रहे हैं, या तो वैसा इवेंट हो जाए, और नहीं तो ओवरऑल इकोनॉमी में जनरली एक ड्रॉप आ जाए, चाहे डेसिमल्स में ही आए, देन इट मीन्स दैट स्लो डाउन हो गया। बट लेट्स नॉट फॉरगेट कि वो इन्फ्लेशन को ज़रूर वो 4 की रेंज में नहीं रह सकता है, उसको 3 के नीचे ज़रूर आना 3 के नीचे, और तकरीबन अराउंड 3 अगर आए तो अनएम्प्लॉयमेंट 6 के आसपास रहना चाहिए। 6 तो नहीं पहुंच पाएगा। उसका रीज़न ये है कि यूएस में आफ्टर कोविड अबाउट 2 मिलियन पीपल जो 65 के ऊपर थे उन्होंने प्री रिटायरमेंट ले लिया, अर्ली रिटायरमेंट काइंड ऑफ 63, 60, 65 के बीच में। वो 2 मिलियन लोग वर्कफोर्स से मिसिंग हैं। अगर आप उनको ऐड कर दें तो अभी ऑलरेडी 4.5 पर हैं, 4.5 पौने 5 पर होते हैं, लेकिन अब 3.8 पर है। लेकिन अगर आप वो 2 मिलियन को ऐड कर दें तो 1.5 से 2 मिलियन तो करीब आप 5 पे पहुंच जाते हैं। लेकिन बिकॉज वो अब जॉब मार्केट में है ही नहीं, तो जॉब मार्केट टाइट भी दिखता है, वो उसकी प्रॉब्लम भी है। कि देखिए वो वर्कर्स, इकोनॉमी इज मिसिंग दोज वर्कर्स, राइट। ये लॉकडाउन करते टाइम किसी ने सोचा नहीं कि जो 1-2 साल रिटायरमेंट पे है वो वापस आएंगे ही नहीं जॉब मार्केट में, एंड दिस इज अ प्रॉब्लम। ओके, तो वो एक चक्कर है। मनीष जी, आपने कैसे रीड किया? क्योंकि इसमें हम लोगों ने देखा कि जैसे ही इन्होंने ये फैसला किया उसके बाद यूरोप में भी बॉन्ड में बहुत हरकत हुई, यील्ड एकदम से नीचे आई शार्पली, यूएस में भी आई। तो जो अभी अनुराग जी कह रहे हैं कि हायर फॉर लॉन्गर, नो कट नो हाइक, इस टाइप का कुछ अभी भी सस्टेन करें, हाउ डू यू रीड फेड मूवमेंट? तो सर ऐसा है कि इस तरह की चीजों को थोड़ा सा हिस्टोरिक एनालॉग से समझाना ठीक रहता है। तो मेरे को लगता है कि अगर आपको याद हो 2006-7 का जो सेटअप था, जिसके अंदर जून 2006 के अंदर फेड ने रेट हाइक करना बंद कर दिया था और फिर करीबन साल भर तक ऑफ कोर्स रेट्स को वहीं रखा, वैसा ही मोटा मोटी सेटअप है। अभी भी कॉर्पोरेट सेक्टर की जो बैलेंस शीट्स हैं वो काफी अच्छी हैं, हाई यील्ड मार्केट्स एकदम ठीक ठाक बिहेव कर रहे हैं, इनफैक्ट हिस्टोरिकल स्प्रेड से बहुत कम है। हाउस होल्ड उस वक्त थोड़ा सा स्ट्रेस था, इस बार शायद कम है। तो लेकिन मोटा मोटी ऐसा है कि इन रेटों पे शायद मार्केट फेड रुकेगा अभी 12-13 महीना या फिर 8 महीना, एंड उसके बाद जैसे जुलाई में लास्ट रेट हाइक था, तो मेरा यो है कि जून जुलाई तक ही रुकेगा। और इस हिसाब से मैं मार्केट से एग्री करता हूँ कि तब तक इकोनॉमी में एक सब्सटेंशियल स्लो डाउन आ जाएगा। क्रेडिट इवेंट नहीं होगा, कोई बैलेंस शीट क्राइसिस नहीं है, क्योंकि वहां पर यूएस में वैसे ही जैसे हिंदुस्तान में है कि जो बैलेंस शीट है काफी हील्ड है, अभी हाउस होल्ड की हो या कॉर्पोरेट की हो। लेकिन क्योंकि
मॉनेटरी पॉलिसी, एक छोटी सी बात कि मॉनेटरी पॉलिसी एक बहुत बड़ी लैग के साथ ऑपरेट करती है 8, 10, 12 महीने बाद में। तो इस दिवाली पे जो मॉनेटरी पॉलिसी ऑपरेटिव है यूएस में, वो शायद लास्ट ईयर की इंटरेस्ट रेट्स ऑपरेटिव है। जैसे मैंने आपको पहले भी कई बार अपने दर्शकों को बताया है कि अभी भी वहां पे एवरेज आदमी जो है वो मॉर्गेज पे 3.5% का ब्याज दे रहा है। अभी नया मॉर्गेज लेने जाओगे तो 7.5 पे मिलता है, तो क्योंकि वहां पे हमारे जैसा नहीं है, वहां पे 20-30 साल का फिक्स लोन मिल जाता है, तो लोगों ने दबा करके 3.5-4% के ऊपर अपना बोरोइंग किया हुआ था। सिमिलरली जो कॉर्पोरेट है वो भी अभी वो भाव दे रहे हैं जो जस्ट कोविड के पहले वाला भाव था, जबकि कूपन और यील्ड जो है वो डबल है अभी। तो इसलिए वो मॉनेटरी पॉलिसी धीरे धीरे इन सब कूपन्स को, मॉर्गेजेस को रिप्राइस करेंगी और धीरे धीरे फिर रिसेशन या फिर स्लो डाउन आएगा। मैं इतना कन्विंस नहीं हूं कि यूएस के अंदर रिसेशन नहीं आएगा जितना अनुराग है, लेकिन मेरा मोटा मोटी व्यू यही है कि जून जुलाई तक हम खींच लेंगे इस बात को और उसके बाद में यूएस के अंदर एक सब्सटेंशियल स्लो डाउन या रिसेशन आने लगेगा और मोस्ट प्रोबेबली मॉनेटरी पॉलिसी ईजिंग चालू हो जाएगी। तो ये फ्रेमवर्क मोटा मोटी मेरे ख्याल से लगता है कि 2006-7 का फ्रेमवर्क प्ले आउट होगा यूएस में। तो जून के आसपास आपको लगता है कि एक कट पॉसिबल है? जो मार्केट ने भी प्राइस किया हुआ है, तो मैं कुछ नई बात नहीं कर रहा हूं, मैं मार्केट से अग्री कर रहा हूं कि अब क्योंकि इसी ऐसा है कि 5.5% का रेट 20 साल के इतिहास में ऐसा है कि वो ये रेस्ट्रिक्टिव टेरिटरी में आ गया है और काफी ज्यादा रेस्ट्रिक्टिव है। वो क्यों अभी तक हर्ट नहीं कर रहा है, उसका रीजन मैंने आपको बताया है कि जो हाउस होल्ड और कॉर्पोरेट है वो 2-2.5% की इंटरेस्ट रेट के हिसाब से अभी पैसा दे रहे हैं। आप सोचिए कि हिंदुस्तान में अगर 6.5 पौने 7 का अगर रिपो हो जाए, लेकिन आप अभी भी आपकी मॉर्गेज के ऊपर वही भाव पे बैंकों को पैसा दे रहे हो जो साल भर पहले था, तो आपको क्या फर्क पड़ता है? तो वो हालत है यूएस में, क्योंकि वहां का जो फाइनेंशियल स्ट्रक्चर है, बैंकों का स्ट्रक्चर है, लोन्स के स्ट्रक्चर है, तो काफी फिक्स रेट वाले हैं, हमारे जैसा नहीं कि फ्लोटिंग है। तो उसकी वजह से वो ऑपरेटिव ही नहीं है। 5.5% अगर पे ऑपरेटिव होता तो अभी तक तो काफी सब्सटेंशियल रिसेशन आ चुका होता यूएस में, जो अभी नहीं आया है। इंटरेस्टिंग 2 पॉइंट इसमें अनुराग जी कह रहे हैं कुछ ब्रेक होगा, और उसी बात को मनीष जी आगे बढ़ा रहे हैं कि होगा, क्योंकि आप पिछली पॉलिसी के रेट पर अभी कामकाज कर रहे हैं और जब ये प्ले होना शुरू होगा करंट वाला रेट, तब आपके सामने बड़ी चैलेंज आएंगी। सुनील सर, क्या फिर एक बड़ी समस्या कि अब यूएस में बॉन्ड यील्ड बहुत बढ़ गई है, बढ़ गई, अब रुक गई है और अब आगे कटने की बात भी हो रही है और उसकी डिस्काउंटिंग शुरू हो जाएगी, तो एक समस्या से फुर्सत मिली क्या? बिल्कुल, देखो मैं मनीष जी के साथ हूँ इन टर्म्स ऑफ व्यू कि यूएस में डेफिनेटली स्लो डाउन आएगा। अनुराग जी कह रहे हैं कि नहीं दिख रहा है, मगर 2-3 चीज और है। एक है कि जो 3% के नीचे 30 साल के जो फिक्स रेट लोन है, अनुराग जी से मैं पूछना चाहता हूँ, ये जेन्युइनली 30 साल के लिए फिक्स्ड है या रीप्राइसिंग होते हैं 2-3 साल के बाद? क्योंकि अगर वो चीज है तो डेफिनेटली सडनली आपने 5वां घर खरीदा सस्ते मॉर्गेज से, आपको बढ़ गई रेट सडनली। तो अनुराग जी, क्या ये मैं आपसे क्विकली जानना चाहता हूं कि जेन्युइन 30 साल के लिए फिक्स्ड 2.7 पर भी दिया, क्या उसमें कुछ रीप्राइसिंग का क्लॉज है? आप मुझे बता सकते हैं? नो, सो इट इज 100% फिक्स्ड फॉर 30 years। वो जो 2007-8 की गलती थी वो सिस्टम में दोबारा रिपीट नहीं हुई है। सो ये जेन्युइनली 30 साल के लिए फिक्स्ड है, एंड दैट्स व्हाई दे से कि अबाउट 70% ऑफ द मार्केट लॉक हो गया है लोअर रेट्स में और फॉर 30 years। बट क्यों दे रहे हैं? एक तो 30 ईयर बॉन्ड वहाँ पे रेज होता है, तो 30 ईयर बॉन्ड आप रेज करके उसको दे सकते हैं, राइट? वो जो इंडियन मार्केट में नहीं हो पाता, इसलिए इट्स जेन्युइन 30 ईयर फिक्स्ड। बट बैंक्स क्यों देते हैं वो? क्योंकि सुनील जी, रियलिटी ये होती है कि लोग 10 साल में तकरीबन अपना हाउस चेंज कर लेते हैं या मूव कर लेते हैं, यू नो समवेयर दे चेंज लोकेशंस, और या फिर घर नया अपग्रेड कर लेते हैं। तो ऑन एन एवरेज 30 साल का लोन मिल रहा है फिक्स्ड, लेकिन अगर आप लोगों से पूछेंगे कि क्या आपने पूरे 30 साल उसको एंजॉय किया, एक्चुअली आंसर इज नो। वो 10 साल बाद फिर नए लोन में फंसे होते हैं। तो ये एक रियलिटी है, इसलिए आई थिंक। आपने कितने में लिया होम लोन? मैं तो सर लोन लेता ही नहीं हूँ, कैश पे एकदम। नहीं मैं अमीर लोग हैं। मैं लोन नहीं लेता। सुनील जी, देखा आपने, चेक काट दिया, ये लो मकान क्या भाई, रईस लोग हैं। करेक्ट, नो इसीलिए मैं कह रहा था कि मेरे ख्याल में बैंकिंग के अंदर एक क्राइसिस लूमिंग है, क्योंकि करीबन $400 बिलियन का मार्क टू मार्केट बैंक्स ने नहीं रिकॉग्नाइज किया, हेल्ड टू मैच्योरिटी में रख रहे हैं। तो ये एक बैंकिंग का क्राइसिस है जो
बड़े बैंक को छोड़िए, छोटे मोटे बैंक को बहुत अफेक्ट कर सकती है आने वाले दिन में, वो एक रिस्क है यूएस इकोनॉमी के में। सेकंड चीज ये भी है कि क्रेडिट कार्ड के रिवॉल्विंग इंटरेस्ट रेट्स ऑलमोस्ट दुगने से ज्यादा हो चुकी है, फिर भी क्रेडिट कार्ड का रिवॉल्यूशन और भी बढ़ गया है। तो ये मेरे को एक रोड टू हेल है कि जितना भी आपको रोटेशन में है, फिर भी यूएस कंज्यूमर वो क्रेडिट कार्ड को रोटेट करते हुए और भी डिमांड कंज्यूम कर रहा है। तो ये एक बिल्ड पर्सनल साइड में मेरे को एक क्रेडिट क्राइसिस सामने दिख रही है। इसलिए मेरे ख्याल में मैं मनीष जी के साथ हूं कि जून जुलाई तक कुछ डेफिनेटली स्लो डाउन इन चीजों के कारण दिखेगा, और फेड को अपना पॉलिसी बैंक बेल आउट के बारे में कुछ सोचना पड़ेगा। तो शायद वो रेट कट के थ्रू हो, कुछ और चीज के थ्रू हो। मेरे ख्याल में ये पूरा 2024 में, और बस और एक बात है, जुलाई के बाद उधर इलेक्शन दिसंबर में है, नवंबर में वोटिंग है, तो गवर्नमेंट को भी इन्फ्लेशन कंट्रोल से लेकर एक माहौल अच्छा बनाना है। तो मेरे ख्याल में देयर इज अ हाई प्रोबेबिलिटी ऑफ अ रेट कट इन द थर्ड क्वार्टर ऑफ द कैलेंडर ईयर ऑफ 2024, जिस चीज को मार्केट 2-3 महीने पहले ही डिस्काउंट करेगी, क्योंकि अब ऐसे एक तुक्का लगाया है कि जून में हो जाएगा, मगर जैसे ही 2-3 महीने आगे बढ़ते हैं और मार्केट को दिखेगा कि ये आ सकता है, तो मेरे ख्याल में बाय मार्च इटसेल्फ मार्केट उस रेट कट लिक्विडिटी फ्लो को डिस्काउंट करते हुए वापस जबरदस्त तरीके से बढ़ने लगेगी, क्योंकि लिक्विडिटी और इंटरेस्ट रेट की कटौती सभी इमर्जिंग मार्केट्स के इक्विटी मार्केट्स को बेनिफिशियल होगी और इंडिया भी उसमें बेनिफिट करेगा। तो मेरे ख्याल में ये जो चीज है कि अब जो रेट की राहत एक मार्केट एक्सपेक्ट कर रही है, वो मेरे ख्याल में एक प्रोबेबिलिटी कि वो होगा थोड़ा बहुत हाई है, क्योंकि मार्केट में बहुत सुन लिया पवेल साहब को इतनी महीनों से कि वो क्या बर्थ करते हैं। अब तक तो वो सच्चाई वहां से समझ सकते हैं। आप एग्री कर रहे हैं 1:2 हो गया है जून में कट के बारे में? नहीं आप अभी ये थोड़ी आप चेक से काट देते हैं, उसके बाद बाकी लोगों के लिए दिक्कत नहीं है? नहीं नहीं देखिए, अच्छा वो जो अपटिक आया है एनपीएस में, वो बड़ा मार्जिनल है। अगर आप उस कर्व को थोड़ा अगर उसको पिछले 3-4 साल में ले जाएं तो इट्स अ मार्जिनल अपटिक, ज़्यादा सिग्निफिकेंट अपटिक नहीं है ऑन एनपीएस है। समझो कार लोन्स पे 0.5% एनपीएस थे तो 1.5 पे पहुंचे, बट इट्स ओके। यूज्ड कार में थोड़ा 6-7% पहुंच गया है, विच इज़, बट वो कंट्रोल भी हो जाता है बिकॉज अब 8% पे कोई ले भी नहीं पा रहा है, और यूज्ड कार तो इट्स हायर देन दैट। तो और क्रेडिट कार्ड का अगर आप नेट एसेट्स देखें जो रिवॉल्व होते हैं, सो अगर आप नॉमिनल टर्म्स में देखें तो जो 2019 में थे उससे 30% ऊपर है, बट इफ़ यू सी द कॉस्ट ऑफ थिंग्स ऑन एवरीथिंग इन द इकोनॉमी, वो वैसे ही 30% अप है। तो उन्होंने नॉमिनल बेसिस सुनील जी क्रेडिट कार्ड का भी अभी उतना ज़्यादा नहीं है। आई अंडरस्टैंड एजुकेशन लोन्स अब शुरू हुए हैं तो उससे एक थोड़ा रिस्क आता है, बट बाइडन साहब का वो जो गिव अवे बड़ा है, हाँ, बट उनका एक गिव अवे भी है बाइडन साहब का एक और, वो ये है कि अगले 1 साल तक अगर वो डिफ़ॉल्ट भी करते हैं या कोई नहीं भी देता है तो वो किसी के क्रेडिट रिपोर्ट पे नहीं जाएगा, इंटरेस्ट एक्रू हो जाएगा शुरू, लेकिन अभी वो डिफ़ॉल्ट में नहीं काउंट होगा। तो कुछ लोग वो पार्टी को एक्सटेंड वो देना पड़ेगा, तो फिर लोग तो 60-60 साल तक एजुकेशन लोग चलाते हैं वहाँ पे। नहीं, लेकिन एट सम पॉइंट बाइडन साहब ने ये थोड़ा मार्केट में सुर्रा तो छोड़ दिया है कि कभी ना कभी माफ होगा, तो लोग पीपल वांट टू डिले इट एज मच एज। उधर भी ऐसा होता है कि लोन माफी है? नहीं, ये फर्स्ट ऑफ अ काइंड है, ये वन ऑफ इट्स काइंड है ये, और ये नहीं ये आई थिंक कोर्ट ने सही डिसीजन लिया है। इट्स अ वेरी गुड डिसीजन दैट देव सेड कि ऐसे नहीं कर सकते आप, लेकिन कहीं ना कहीं थोड़ा डिस्टॉर्शन है इस चीज़ में। दैट्स व्हाई पीपल आर डिलेइंग, लोग मिनिमम दे रहे हैं, तो उसमें उन्होंने बहुत सारे रास्ते खोले हैं उन्होंने कि यार आप सिर्फ 5% दे दीजिए इनकम का तो चलता रहेगा। लोन वेवर, हाँ नहीं, बट लोन वेवर से हम अगर आगे बढ़े नहीं रहे, आई थिंक जो रेट कट्स की बात है ना, देखिए मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आई एम सेइंग रेट कट्स अगर कुछ इवेंट होता है मेजर तो होंगे, लेकिन इस समय कोई हाउसिंग लोन डिफॉल्ट्स वगैरह वो तो नहीं होंगे, बिकॉज ऑल द लोन्स हैव गॉन टू वेरी हाई क्रेडिट स्कोर कस्टमर्स, वो तो होगा नहीं। और इनकम लोगों की चल रही है, एज लॉन्ग एज एम्प्लॉयमेंट मार्केट टाइट है, जॉब्स है, तो इनकम आ रही है, लोग कर देंगे खर्च। और अब एक और ट्रेंड शुरू हो गया है, जब लोग बड़े खर्चे नहीं कर पा रहे हैं, कार और घर नहीं खरीद पा रहे हैं, तो लोग दूसरे खर्चे ज़्यादा कर रहे हैं। रिटेल में शॉपिंग ट्रेंड्स बढ़ गए हैं। वो तो कितने समय तक करेंगे, ये भी क्वेश्चन। मनीष जी आप कुछ ऐड करना चाह रहे थे क्या? नहीं, मैं अनुराग एक छोटा सा आपको इनपुट दूं और शायद आपका व्यू अलग हो उसमें, कि प्राइमरीली हमको क्या है कि हम 20-30 सालों से इस चीज को
समझ के और सीख करके मार्केट को एंटिसिपेट करते हैं कि जब भी रिसेशन आएगा तो वो बैलेंस शीट ड्रिवन होगा। शुरुआत जापान से हुई थी, फिर थोड़ा बहुत यूरोप में, करेक्ट। यूएस में भी जो 2007 का बड़ा रिसेशन था वो बैलेंस शीट है। तो अगर आपने बहुत ज्यादा डेट लिया हुआ है और अचानक से आप छोटे से स्लो डाउन में भी आप उस डेट को रीपे नहीं कर पाओ तो बड़ी दिक्कतें हो जाती है, और फिर डेट डिफ्लेशन भी आ जाता है, बैलेंस शीट रिसेशन भी आ जाता है। या फिर लेकिन जो पास्ट 1980s के पहले जो सारे रिसेशन है, मोटा मोटी सारे रिसेशन जो है वो इनकम रिसेशन थे, कि अचानक से पता पड़े कि नहीं हिंदुस्तान के अंदर मेरे पास डेट तो नहीं है, लेकिन मॉर्गेज जो है वो एचडीएफसी बैंक अभी 17% पे दे रहा है, तो मैं बोलूंगा यार मुझे नहीं खरीदना कर। तो वो भी एक इनकम, वो जनरली जब इकोनॉमी में हाई इंटरेस्ट की वजह से लोग घर नहीं खरीदेंगे, गाड़ियां नहीं खरीदेंगे, तो इनकम लेवल्स ड्रॉप होंगे, अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा और फिर इवेंचुअली रिसेशन आ जाएगा। तो वो जो चैनल था इनकम ड्रिवन रिसेशन, वो पिछले 30 सालों से 25 सालों से मोर और लेस एब्सेंट है ओईसीडी कंट्रीज में। और मेरे को लगता है कि ये जो रिसेशन का टेम्पलेट आने वाला है इस बार, खास करके यूएस में, क्योंकि वहां की बैलेंस शीट इतनी बेहतर है कि आपका मानना सही है कि कुछ टूटेगा नहीं वहां पे, न तो कॉर्पोरेट न शायद हाउस होल्ड। लेकिन क्योंकि चीजें, पैसे का भाव इतना ज्यादा हो गया है, तो उससे वजह से एक जनरल टेंडेंसी जो प्रोक्लिविटी है कंज्यूम करने की वो कम हो जाएगी, और उसकी वजह से एक स्पाइरल डाउन होगा। और उसका वही रीजन है कि शायद इस बार जो रिसेशन होगा यूएस में वो माइल्डिश होगा, जीएफसी जैसा नहीं होगा, मोर लाइक 90s वाला या 2001 वाला रिसेशन होगा। मेरे को ये छोटा सा इनपुट देना था। नहीं नहीं, ये इंटरेस्टिंग इनपुट है। इस पे मैंने जायज है, जायज है, डिस्कस किया था कि 2023 में टिल डेट का जो क्रेडिट ग्रोथ है वो 2% है सिर्फ। हाँ, वीकली डेटा अगर आप फेड का देखिए, हाई फ्रीक्वेंसी डेटा जो देते हैं, तो अब चूंकि 52 हफ्ते का साल होता है और आपके 4-6 हफ्ते सिर्फ बाकी हैं, वो 2% पे अगर क्रेडिट ग्रोथ पहुंच गई, इसका मतलब मैं क्यों लूँ 8% पे? मुझे गाड़ी खरीदनी टेस्ला, में 8% पे लोन नहीं लूंगा। हाँ, नहीं, तो वो जो मनीष जी कह रहे हैं ना कि हम मतलब बाइंग ही कम होगी आदमी की, तो वो एक नया रिसेशन होगा कि साहब माल ही नहीं बिक रहा है क्योंकि इतना महंगा है, तो मैं लूंगा ही नहीं। जो हाउसिंग एंड ऑटो में क्लियरली दिख रहा है। अब मेन तो which is why एक्चुअली पंकज जी, विद्वानों की राय ये है कि एक समस्या से फुर्सत मिल गई है और जून में तो कट आएगा। मुझे तो ऐसा पक्का लगता है कट आएगा सर, बिना उसके चल नहीं पाएगी गाड़ी आप लोगों की। हमारी तो चल रही है। अपने यहाँ क्या होगा पंकज जी, कैसा आपको दिख रहा है, एक समस्या खत्म हो रही है? नमस्कार नीरज जी, जो आप जून में एक बहुत फार फेच्ड रेट कट यूएस मार्केट में आएगा नहीं आएगा जो अटकलें लगा रहे हैं, आई थिंक उससे पहले तो बहुत बड़े इवेंट्स हमारी मार्केट्स में आ जाएंगे। वी आर ऑलमोस्ट रनिंग इनटू 5 स्टेट इलेक्शंस, और हमें नहीं भूलना चाहिए अप्रैल मई में जनरल इलेक्शंस होंगे। तो आई थिंक उस समय जून जुलाई में क्या यूएस में रेट कट आएगा नहीं आएगा, आई थिंक दूर दूर तक किसी के जहन में नहीं होगा इंडियन मार्केट्स में। तो उससे पहले ही बहुत बड़े अपीवल मार्केट्स में आ चुके होंगे, न्यूट्रल साइड पे, पॉजिटिव साइड पे, नेगेटिव साइड पे, दैट इज टू बी सीन। सो जहां तक आई थिंक जिस तरह की माइक्रो लेवल पे जो हमारे कलीग्स अभी बात कर रहे हैं यूएस मार्केट्स के बारे में या इंटरेस्ट के बारे में, शायद इतनी डीप रूटेड नॉलेज में कोई यूएस मार्केट्स के बारे में नहीं है, बट जो मैंने यूएस फेड के पावेल साहब के बयान सुने हैं पिछले 1-1.5 साल में, या जो अभी उन्होंने 2-3 दिन पहले भी बयान दे, आई थिंक उसमें मार्केट इज ट्राइंग टू लैच एट पॉजिटिविटी। और उन्होंने ऐसा कुछ क्लियर कट नहीं कहा कि आई एम सॉर्ट ऑफ ट्राइंग टू स्प्रिंट टूवर्ड्स या वॉक फास्ट टूवर्ड्स अ प्रोबेबल रेट कट, या शायद उन्होंने एक सटल सा हिंट दिया है कि अब पॉज आया है, ये पॉज शायद थोड़ा सा एक्सटेंडेड पॉज हो, और मार्केट उसे ऐसा मान के चल रहा है, चाहे वो बॉन्ड मार्केट हो, ट्रेजरी मार्केट हो, यूएस मार्केट हो, वर्ल्ड मार्केट हो, कि शायद अब पीक आउट हो गए हैं, टॉप आउट हो गए हैं यूएस इंटरेस्ट रेट, और यहां से या तो वी आर सीइंग एक्सटेंडेड पॉज, एंड उस एक्सटेंडेड पॉज के बाद कहीं ना कहीं लेटर इन द डे, क्या वो जून है, अप्रैल है, जुलाई है, दिसंबर है, आई डोंट नो, ऐसा उन्होंने कुछ भी हिंट नहीं दिया है। मार्केट उसे रीड करने की कोशिश कर रहा है। हम सॉर्ट ऑफ सेमी एक्सपर्ट्स या नॉन एक्सपर्ट्स, वी आर ट्राइंग टू रीड मच इनटू हिज स्टेटमेंट, बट उन्होंने कुछ ऐसा स्टेटमेंट एक्सप्लिसिट नहीं दिया है। सो ऑल इन ऑल आई थिंक लेट्स एंजॉय द पॉज, लेट्स रिजॉइस द पॉज, एंड दैट इज व्हाट मार्केट्स आर डूइंग। और जैसा आपने अपने हमारे मार्केट्स की बात की, तो मेरे को लगता है कि जो हमारी मार्केट्स होंगी वो एक, अभी जैसे आप कार्यक्रम के शुरू में बात कर रहे थे, आर वी रेंज बॉन्ड फॉर अ सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम,
आई थिंक यस, आई थिंक अगर हम लेवल्स की बात करें, या इफ आई कुड पुट न्यूमरल्स इनटू द लेवल, शायद ऑन लोअर साइड इन स्पाइट ऑफ सम नेगेटिव न्यूज कमिंग इन कमिंग वीक्स, शायद 18,600 18,700, और अपर साइड पे मेरे को लगता है जहां भी 19,800 19,900 अगर निफ्टी क्रॉस करने की कोशिश करता है तो शायद मार्केट हैवी हो जाता है. सो आई थिंक दिस कुड बी द 1,000 पॉइंट ऑफ रेंज जिसके अंदर हमारे मार्केट एक दायरे में रह सकता है. और जैसा मैंने कहा कि आई थिंक हमारी मार्केट अब कुछ समय के बाद आई थिंक जो इलेक्शन रिलेटेड रिस्क है, इवन ग्लोबल जो वॉर रिलेटेड रिस्क है, उसको भी शायद मार्केट्स इग्नोर कर रही है. मार्केट मान के चल रही है कि वो एक लिमिटेड रीजनल वॉर चलती रहेगी और उसके बियॉन्ड शायद नहीं जाएगा. बट जैसे 1-1.5 महीने के बाद जो स्टेट इलेक्शन के रिजल्ट्स हैं, आई वाज सिटिंग विद सम एक्सपर्ट्स, वो कह रहे थे कि नहीं, मार्केट शायद अनफोर्सिन रिजल्ट्स प्राइज इन नहीं कर रहा. कुछ एक स्टेट्स जैसे समथिंग लाइक मध्य प्रदेश, आई थिंक मार्केट इज नॉट ट्राइंग टू प्राइज इन कि वहां पर एक सरप्राइज आ सकता है रूलिंग पार्टी को. सो एनीवे दैट इज एनीबडीज गेस उसमें, बट वन शुड बी प्रिपेयर्ड फॉर दैट. सो ऑल इन ऑल मेरे को लगता है कि मार्केट अभी रिजल्ट सीजन हमारा आई थिंक कोई बुरा नहीं रहा है, डिसेंट न्यूट्रल टू पॉजिटिव रिजल्ट सीजन रहा है. और मेरा ये मानना है कि मार्केट एक दायरे में रहेगा 18,700 800 ऑन द लोअर साइड, इन स्पाइट ऑफ एफआई जो कंसिस्टेंट सेलर रहेंगे. और अगर पॉजिटिविटी आती भी है तो आई थिंक 19,700 19,800 ऊपर की साइड के दायरा क्रॉस करना आसान नहीं होगा. सो एंड टू ऐड टू दैट मेरे को लगता है कि मार्केट्स बड़े सेक्टर स्पेसिफिक और स्टॉक स्पेसिफिक रहेंगे. जी, इस क्वेश्चन को मैं एक्सटेंड कर देता हूँ. सुनील जी आपके पास आ रहा हूँ, फिर उसके बाद मैं मनीष जी के पास जाऊँगा. जो बात अभी पंकज जी ने कही, ये हमारा दूसरा टॉपिक भी था कि 3 रिस्क मार्केट इस समय जो दिख रहे हैं, जिन पे आप कह सकते हैं. एक तो रिस्क अभी हमने डिटेल में उनको डिस्कस की कि यूएस फेड वाला रोज सुबह शाम ब्याज दरें. अब वो लग रहा है कि चलो ठीक है, पीक कर गया, वो उसी पे बना रहेगा. अब आप उसकी डिस्काउंटिंग करिए, उसमें कैसे करते हैं. दूसरा रिस्क जो इलेक्शन वाला है, और तीसरा जो वेस्ट एशिया में जो इस समय हमास और गजा में चल रहा है. अगर इलेक्शन 2 इलेक्शन होने हैं और बैक टू बैक है लगभग, एक अभी खत्म होगा, उसके बाद दूसरे के एकदम वर्ष पे आप खड़े होंगे. और दूसरा जो वेस्ट एशिया में, उसमें किसी को नहीं पता कि वो कितना एस्केलेट होगा, नहीं होगा, क्या होगा. लेकिन अगर वो लिंगर ऑन भी करता है जैसे यूक्रेन वाला, तो भी प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है. आपके हिसाब से क्या बड़ा ज़्यादा रिस्क है और किसको अभी तक मार्केट ने प्राइस इन नहीं किया है? देखिए, मेरे ख्याल में तेल का दाम का बढ़त मार्केट को फुल्ली प्राइस नहीं किया है. मैं क्यों ये कह रहा हूं कि आपने देखा कि सितंबर से जैसे ही ओपेक ने अनाउंस किया कि 3.3 मिलियन बैरल का शॉर्टफॉल होगा, ऑन कमिंग विंटर है, तो इमीडिएटली ऑयल तेल के दाम थोड़े 90 के आसपास चले गए थे. उसके बाद ये जो इसराइल हमास कॉन्फ्लिक्ट हुआ ना, उस चीज के ऊपर मार्केट ने अभी तेल के दाम के ऊपर उतना मैं दबाव अभी तक नहीं देख रहा हूं. मगर ये इनएविटेबल है क्योंकि कॉन्फ्लिक्ट आता है, अल्टीमेटली ऑयल सप्लाई चेन इंपैक्ट होंगे. और सेकंड बात इसमें है, जिसमें शायद अनुराग जी भी कुछ बता सकते हैं, कि अभी यूएस में जो स्ट्रेटेजिक ऑयल रिजर्व्स एकदम 1980s के लेवल पे पहुंच गए हैं. तो अगले साल उनको लोकल गैसोलीन इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए, रिलीज करने के लिए उनके पास स्टॉक्स ज्यादा नहीं है. तो उन्होंने वेनेजुएला से खरीदने की कुछ ये किया है. तो मार्केट शायद उसको डिस्काउंट करके तेल का दाम में एक स्टेबिलिटी दिख रहा है. मगर अगर वो इंप्लीमेंट नहीं हुई और यूएस ने अपना स्टॉक को रीफर्निश करने के लिए वेनेजुएलन ऑयल उनको इस्तेमाल नहीं हुआ, तो एक बहुत बड़ा रिस्क होता है. ऑयल अगर 90-100 पार करती है तो मेरे लिए इंडिया के मार्केट के लिए ये बहुत बड़ा भयंकर दबाव होगा, क्योंकि हेज फंड्स के लिए ये ऑयल प्राइस का राइज करेंसी में उसको इंपैक्ट करता है, उसको लॉसेस करेंसी के मूवमेंट के कारण आ जाती है. पिछली बार हमें देखा, कोविड के बाद से ही देख रहा हूं मैं, कि तेल के दाम के आउटलुक के ऊपर ये हेज फंड्स अपना शॉर्ट टर्म फ्लोज को कंट्रोल करती है. क्योंकि बाकी के इमर्जिंग मार्केट जो है, जहां पे सऊदी अरेबिया, रशिया, आप ब्राजील और उनको लीजिए, ये सब कमोडिटी एक्सपोर्टिंग, ऑयल एक्सपोर्टिंग कंट्रीज है, और इंडिया उसके ऑपोजिट 83% तेल को इंपोर्ट करता है. तो सबसे बड़ा मेरा रिस्क जो है, एक पेंडिंग रिस्क जो मार्केट पूरी तरह मेरे के लिए प्राइस नहीं कर रही है, अभी भी एक कंफर्ट जोन में है इन टर्म्स ऑफ दैट, ये तेल का रिस्क है. तो वही मेरे लिए सेकंड जो बात, दिसंबर 3 को रिजल्ट आनी है, तो 1 महीने की बात है. मेरे ख्याल में जैसे भी वो रिजल्ट जाए ना, मेरे को डाउट नहीं लगता है कि मई इलेक्शन में क्या कोई एनडीए का नेगेटिव अभी तक कोई सोच सामने नहीं है. तो वो वाला रिस्क में अभी मार्केट में कुछ उसमें एक फैक्टरिंग नहीं हो रहा है.
राइट। तो खाली मेरे लिए तेल का दाम सबसे इंपॉर्टेंट ट्रैकिंग वाली चीज है इस चीज के ऊपर। क्योंकि अभी इंटरेस्ट रेट, सेकंड चीज ये इंटरेस्ट रेट के बारे में हमने डिस्कस किया, मगर याद रखिए कि एक हेज फंड बोरो करता है, क्योंकि वो मार्जिन ट्रेडिंग की तरह वो अपने पोर्टफोलियो को अगेंस्ट लिवरेज करके कैरी ट्रेड के थ्रू यहाँ इन्वेस्ट करता है। तो ये जो एक्सपेक्टेशन ऑफ रेट कट मार्केट में बिल्ड हो गए, वो हेज फंड्स को कॉन्फिडेंस दिलवाएगी कि उनका शॉर्ट टर्म बोरोइंग फ्लोटिंग रेट पे ही होता है, कोई फिक्स रेट में नहीं देता है उनको। तो ये जो 6 महीने और 9 महीने का जो हेज फंड्स आउटलुक लेती हैं, उनके लिए ये राहत मिली है। तो वो फ्लो शायद इंडिया को जो डर था कि अगर एक रेट हाइक प्राइस होता तो उनकी कॉस्ट ऑफ बोरिंग बढ़ती, तो उनका मार्जिन ऑफ सेफ्टी घट जाता। तो ये एक राहत मिला है, तो एक कंफर्टिंग फैक्टर है मेरे लिए फ्रॉम द हेज फंड फ्लो पर्सपेक्टिव। ओके मनीष जी, ये जो दोनों पॉइंट है इसको मुझे आपसे भी समझना है। अभी सर्दियां बढ़ेंगी तो पूरी दुनिया में ऑयल की डिमांड भी बढ़ने लगती है, एसपीआर खाली है तो वो भरेंगे, ये सब लोकल फैक्टर्स प्ले अप होंगे धीरे धीरे। लेकिन एक तो जो वेस्ट एशिया में चल रहा है उस पर भी, और दूसरा ये जो इलेक्शन का रिस्क है, क्योंकि वो जेफरीज ने भी लिख भी दिया है, पता नहीं वो कितना डिस्काउंटिंग वो लेके चल रहे हैं। आपके हिसाब से अपने मार्केट के लिए इन दोनों फैक्टर्स में क्या रिस्क है? मैं आपको 7-8 महीनों से लिख रहा हूँ इस चीज को, ज्यादा 10 महीनों से इलेक्शन पे। तो फाइनली इस बात पे एटलीस्ट एक कॉन्वर्सेशन बिगिन हुआ है। देखिए, इलेक्शन का एक सिंपल एल्गोरिथम होता है, 70-80% इन एंटी इनकम्बेंसी और 20-30% इफ समथिंग यूनिक द गवर्नमेंट इज इनटू, है ना। अगर जैसे यूएस इकोनॉमी अगर रिसेशन में है तो कितना भी फर्स्ट टाइम प्रेसिडेंट भी हारेगा। सिंपल रूल है, 300 सालों में सिर्फ 1 या 2 एक्सेप्शन है 250 सालों में। तो अगर इकोनॉमी हमारी बहुत खराब है, हमारे हिंदुस्तान में क्या है कि जीडीपी इंपॉर्टेंट नहीं होती, इन्फ्लेशन इंपॉर्टेंट होती है। तो अगर इन्फ्लेशन बहुत खराब है तो मतलब राजा हारेगा, और अगर राजा दूसरी या तीसरी बार लड़ रहा है, चौथी बार लड़ रहा है, तो भी हारेगा। तो इसलिए क्या है, अब इसमें क्या सर्टेनिटी नहीं। ऑफकोर्स सामने हमारे पास में डेटा है कि मोदी जी पॉपुलर भी हैं, और सामने इतना अच्छा फेस नहीं है शायद अभी तक। लेकिन इतनी निश्चितता होना कि नहीं राजा फिर से आएगा ही, ये गलत है। तो ये मैं आपको 8-10 महीनों से काफी लोगों को, जो मेरे दोस्त हैं, उनको हाईलाइट करने की कोशिश कर रहा हूँ कि इतना सर्टन नहीं है जितना आप मान रहे हैं, है ना। तो ये इलेक्शन पे मेरा बेसिक व्यू है कि मेरे को लगता है कि 2/3 प्रोबेबिलिटी में अभी भी इसी को असाइन करूंगा कि शायद एनडीए वापस आ जाए 230-240 सीटों के साथ में, और प्लस 30-40 लोगों को इकट्ठा करना पड़ेगा। वो एक बेहतर मैक्रो सेटअप होगा, पॉलिटिकल सेटअप होगा बनिस्बत इसके मार्केट के पॉइंट ऑफ व्यू से। आम जनता के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या होगा वो अलग डिस्कशन है। लेकिन अगर ऑल्टरनेट सेटअप आता है 2004 जैसा या मिड 90s जैसा, पोस्ट नरसिम्हा राव जो हुआ था, तो फिर दिक्कत है। क्योंकि वो पॉपुलिज्म वर्सेस प्रॉफिट वाला जो है, सोशलिज्म वर्सेस लिबरलिज्म वाला जो है सेटअप, उसमें आप जब लैटर को चूज करते हो तो दोनों मल्टीपल्स भी रिड्यूस होते हैं और प्रॉफिट मार्जिन भी रिड्यूस होते हैं। तो मेरे ख्याल से वो 25-30%, 40% रिस्क है मार्केट में सरप्राइज की, जो सुनील जी ने बताया कि दिसंबर के अंदर आपको पहला आगाह मिलेगा उसका। तो मैं मोर और लेस सर्टेन हूँ कि एक नेगेटिव न्यूज भी आने वाला है, ठीक है। तो मेरे ख्याल से पहली बार मार्केट ठीक से प्राइस करने लगेगा। देखिए आप, है ना, जो मार्केट को ठीक से ऑब्जर्व करते हैं वो देख रहे हैं कि एक्चुअली इंडियन मार्केट का जो इम्पल्स है वो इतना पॉजिटिव नहीं है काफी महीनों से। अब आप पॉजिटिव न्यूज पे भी ठीक से रिएक्ट नहीं कर रहे हैं, जबकि 2022 का सेटअप आप देखिए कि आप कितनी तबाही हो रही थी चारों तरफ, फिर भी हमारी इम्पल्स बहुत पॉजिटिव थी। तो उस दृष्टि से आप देखेंगे तो इलेक्शन जो है वो शायद थोड़ा बहुत प्राइस होने लगा है, और एक सब्सटेंशियल प्राइसिंग मेरे ख्याल से दिसंबर में होगी। इसको इस तरह से मानना कि नहीं इलेक्शंस डोंट मैटर, ये इस तरह का इलेक्शन नहीं है, ये मटेरियल इलेक्शन है, उसके ऊपर अलग डिस्कशन कभी करेंगे। दूसरा, मिडिल ईस्ट को लेकर के मेरा व्यू है इतना कि क्योंकि ऑयल का जो लिंकेज है वो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से है और ईरान से है, और क्योंकि जिसको अब अमेरिकन एक्सिस ऑफ ईवल बोलते हैं कि चाइनीज बेड़े वहां खड़े हुए हैं स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को प्रोटेक्ट करने के लिए, और ईरान से एनीवे ऑयल चाइना खरीद रहा है, तो एक बहुत बड़ी रिस्क है नहीं। सब्सटेंशियल एस्केलेशन अगर बहुत हो जाए तो अलग बात है, अदरवाइज बहुत बड़ी रिस्क ऑयल को नहीं है। ऑयल का मोटा मोटी रूल ये है नीरज कि 70-75% का जो ऑयल का मूवमेंट है वो डिमांड से ड्रिवन होता है।
और 25-30% जो है वो जब कभी जियोपॉलिटिकल डिसरप्शन, सप्लाई डिसरप्शन हो तो उससे ड्रिवन होता है। तो ये बात सही है कि 25% जो चांस है जहां पर रिस्क एलिवेटेड है, तो वो मैं मानूंगा उस बात को कि वो पॉजिटिव सरप्राइज ऑयल को कर सकता है अपसाइड में। लेकिन क्योंकि हम इस बात को मान रहे हैं कि अब बहुत बड़ा दुनिया का, खास करके OECD जो 50% ऑयल को कंज्यूम करता है, वहां पे सब्सटेंशियल स्लो डाउन। हम यूएस पे डिबेट कर रहे हैं कि वहां रिसेशन आएगा नहीं आएगा, स्लो डाउन पे कोई डिबेट नहीं है। और यूरोप के अंदर एक आध छोटी कंट्री को हटाते हैं तो ऑलरेडी रिसेशन में है। चाइना इतना सब कुछ करने के बाद में उनका PMI जो अभी 2-3 दिन पहले नंबर आया था वो काफी डिसअपॉइंटिंग है। तो मोटा मोटी हमारे देश के आसपास के दोष के अलावा जो बहुत सारी दुनिया में है, वहां पे ग्रोथ काफी कमजोर है। तो वो 70% डोमिनेट करता है इस डिसीजन को कि ऑयल का इम्पल्स क्या रहेगा। तो मेरे ख्याल से ऑयल को ट्रेड करने के लिए आप सप्लाई के अंदर आपको कुछ नई न्यूज पता पड़े तो बात अलग है, अदरवाइज मेरे ख्याल से मैं कॉशियस रहूंगा। अपसाइड पे नहीं है, शायद ऑयल साल भर बाद में यहाँ से नीचे होगा डिमांड की वजह से। इंटरेस्टिंग, बहुत लेकिन बड़ा व्यू है ना नीरज, लास्ट पॉइंट, बड़ा व्यू मेरा पिछले साल 1.5 साल से यही कि बड़ा व्यू अगर आप 5 साल का व्यू लेंगे तो इस ऑयल जो है लाइकली हायर लोज एंड हायर हाइज बनाएगा। यानी कि बहुत मंदी में, जैसे पिछली बार जब मंदी हुई थी तो हम जीरो से नीचे चले गए थे, उससे पहले 2015 में जो चाइनीज मंदी हुई थी तो $20 पे चले गए थे। इस बार मंदी होकर भी हम शायद $50 $60 पे जाएंगे और ऊपर में शायद हायर हाइज बनाएंगे। तो आप ऑयल ट्रेडर हैं तो आपको लंबा टैंक में रख करके रखना चाहिए। लेकिन अगर आप 6-12 महीने का व्यू ले रहे हैं तो मेरे ख्याल से ऑयल इतना बड़ा इशू इंडिया के लिए नहीं रहेगा। मेरे ख्याल से इलेक्शन बड़ा इशू है, बाकी सब चीजें इंडिया में काफी ठीक है, प्रॉफिट मार्जिन ठीक ठाक है, वैल्यूएशन 2 सालों बाद में अब ठीक लगने लगी है। ऑफ कोर्स ग्रोथ रिलेटिव टू रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड शायद हम बेहतर होंगे अगले 1 साल के अंदर, क्योंकि हमारे यहाँ इतना स्लो डाउन नहीं होने वाला जितना यूएस यूरोप में हो रहा है। जी, वेरी क्विक कमेंट आपका इस पे, फिर मुझे ब्रेक। सो जो मनीष जी ने कहा और सुनील जी के क्वेश्चन का आंसर भी वही है कि फॉर ऑयल टू राइज अबव 100 वी नीड अ वेरी बुलिश इकोनॉमी, जो अभी यूरोपियन यूनियन नहीं दिख रहा है, मोस्ट नोटेबली चाइना स्लो डाउन में जा रहा है और यूएस उसको स्ट्रेटेजिक ऑयल रिजर्व से बैलेंस कर रहा है। बट एक और पॉइंट ये है कि यूएस इज सॉफ्टली ओवरलुकिंग द ईरानियन फ्लो ऑफ एंड रशियन फ्लो ऑफ ऑयल इनटू द मार्केट, तो उससे कोई सप्लाई डिमांड का मिसमैच नहीं है और ऊपर से ग्लोबल ग्रोथ के कोई टेलविंड्स नज़र नहीं आ रहे, तो इससे ऑयल चेक में है। बट इट विल कम बैक ओनली व्हेन द ग्लोबल इकोनॉमी रिसर्चेस, अदरवाइज नहीं। तो ये तो इस बारे में बात हुई ऑयल की। इलेक्शंस, आई थिंक द इंटरनेशनल मार्केट मोर और लेस बिलीव्स नीरज जी के, और इंटरनेशनल प्रिंट मीडिया तकरीबन कह रहा है कि मोदी विल, आई थिंक मैं वो जो बहुत नेगेटिव बातें करते हैं, जो वो चाहते हैं मोदी जी के ना जीते, वो भी अब कह रहे हैं कि वो जीत तो जाएंगे। तो आई एम लिसनिंग टू ऑल द जर्नलिस्ट एंड ऑल, अगर वो भी जैसे वो होता है ना कि लास्ट अगर वो भी कह रहे हैं जीत जाएंगे तो फिर जीत ही जाएंगे, राइट? तो दैट्स दी, सो इंटरनेशनल मार्केट इज बिलीविंग दैट मोदी विल गेट अ थर्ड टर्म एंड आई थिंक इट विल बी काइंड ऑफ गुड फॉर द मार्केट्स, राइट? एटलीस्ट वी नीड अ कंटिन्यूटी, राइट? वॉर के बारे में प्रेडिक्शन देंगे नहीं नीरज जी को कि वो अपना एनालिसिस होता नहीं है। एक बार हम भूल कर चुके हैं कि वो 3 दिन में खत्म हो जाएगा यूक्रेन वॉर, मैंने भी कह दिया और वो खत्म ही नहीं हो रहा। तो व्हाट आई हैव लर्नड इज कि जो एनालिसिस खुद का नहीं है उस पे उसको वहीं पे रहने दें। नहीं, बिल्कुल सही है। 2 चीज़ें बड़ी इंपॉर्टेंट इस कन्वर्सेशन में निकली कि एक तो इलेक्शन को लाइटली नहीं लीजिए, बहुत मटीरियल इलेक्शन है, ये बात मनीष जी की बिल्कुल सही। थर्ड टर्म इज रियली सिग्निफिकेंट फॉर इंडिया। क्या होगा पता नहीं हम लोगों को, लेकिन ये इंपॉर्टेंट है, इसलिए इसको मार्केट को इग्नोर करके चलोगे नहीं, कुछ भी नहीं होगा, ये बड़ा है। दूसरा, ऑयल में जो बात मनीष जी ने कही मैं उससे 100% एग्री। केवल उसमें मैं एक चीज़ जोड़ना चाहता हूँ, मैं अपनी तरफ से कंट्रीब्यूट कर रहा हूँ कि ऑयल एक ऐसी कमोडिटी है जो सेलर्स तय करता है कि किस प्राइस पे बिकेगी, उसमें बायर का कुछ भी नहीं है। तो मुझे इस पर थोड़ा सा लगता है कि जिस दिन उनको लगेगा कि डिमांड नहीं आ रही है, चाइना की तरफ से नहीं आ रही है या यूएस की तरफ से नहीं आ रही है, रिसेशन की आ सके, तो वो लोग इसको अपने सप्लाई से कंटेन करेंगे। ये अक्सर मैंने देखा है, हिस्ट्री बताती है कि सऊदी अरबिया और ओपेक वाले ये खेल कर देते हैं। तो ये ओनली कमोडिटी है विच इज़ हाईली पॉलिटिकल एंड सेलर्स कमोडिटी, इसमें बायर्स की चलती ही नहीं है। मैं जिस भाव में बेचूंगा आपको उसी भाव में लेनी है। तो लेट्स सी, खैर जितना कम रहे ऑयल उतना अच्छा है भारत के लिए, ये तो बहुत बढ़िया बात है। मैं छोटा सा ब्रेक लेता हूँ। ब्रेक के बाद एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो मनीष जी ने कही वहीं से बात शुरू होती है कि मोर और लेस रिजल्ट सीजन अच्छा है, लेकिन जो कंज्यूमर कंपनीज हैं उनके मार्जिन अच्छे आ रहे हैं, प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ रही है, बट ग्रोथ के ट्रिगर्स नहीं दिख रहे हैं, वॉल्यूम ग्रोथ नहीं दिख रही है। क्या है उसका खेल?
ब्रेक के बाद समझेंगे। करत की कई सारी जो प्रॉब्लम्स थी उसमें से क्या सॉल्व हो गई और क्या अभी भी मार्केट के दिमाग में चल रही है। तो हमने बातचीत की जियोपॉलिटिकल टेंशन की, क्या है यूएस फेड को लेकर के, क्या है इंडियन मार्केट उसको कैसे रीड कर रहा है। एक और रिजल्ट सीजन हमारा चल रहा है, उसमें बहुत सारी कंज्यूमर कंपनीज़ के रिजल्ट्स आए। तो अभी चर्चा में एक पॉइंट ये आया जहाँ पे मनीष जी ने ऐड किया कि कमो बेस मोटा मोटी हमारे रिजल्ट सीजन ठीक जा रहे हैं और ये सही भी है, लेकिन एक सेक्टर है जहाँ पे थोड़े चिंता की बातें दिख रही हैं, जैसे कंज्यूमर सेक्टर। उसमें आप देखिए तो वॉल्यूम ग्रोथ बड़ी दिक्कत में है। वो पेंट कंपनी को देखिए, एफएमसीजी कंपनी को देखिए, या गाड़ियों में जो 100 सीसी है उसके आसपास की गाड़ियों की बिक्री में भी देखिए, वहाँ पे जो पिछले कुछ समय से प्रॉब्लम चल रही थी वो अभी भी रिवाइव हो नहीं रही है। वो एक प्रॉब्लम है। कमोडिटी प्राइसेस कोलैप्स हुए इसलिए प्रॉफिटेबिलिटी दिख रही है, मार्जिन इंप्रूव दिख रहे हैं, लेकिन ये एक चिंता की बात है। या फिर एक बहुत छोटा सा एग्जांपल मैं आपको देता हूँ कि टाइटन ने एक दुकान खोली है जहाँ पे मिनिमम 10 लाख रुपए का कोई एक आइटम मिलेगा, 10 लाख एंड अबव। अब ये क्या है? ये इस तरीके के जो शोरूम्स खुल रहे हैं या बड़ी महंगी 25, 30, 40 लाख से ऊपर की गाड़ियाँ सबसे ज़्यादा बिक रही हैं, के शेप विद इन के एक और बन रहा है वहाँ पे, ये क्या दिखाता है? मनीष जी आप ही बताइए पहले, ये क्या एक कंसर्न है हमारे लिए? देखिए, एक बहुत सिंपल फ्रेमवर्क कंज्यूमर कंपनीज के लिए या जनरल कंजम्पशन ग्रोथ के लिए हिंदुस्तान में ये है कि वेज ग्रोथ क्या है। वेज ग्रोथ को आप दो पार्ट में बांट सकते हैं, रूरल वेज ग्रोथ और अर्बन वेज ग्रोथ। रूरल वेज ग्रोथ जो है वो गवर्नमेंट खुद डेटा इकट्ठा करता है, हमेशा उसको रियल वेज ग्रोथ के दृष्टिकोण से देखना चाहिए कि आप इन्फ्लेशन से ऊपर कितना कमा रहे हैं। तो अब दिक्कत क्या है कि पिछले 5 सालों में और इवन लास्ट 1 साल के अंदर रूरल वेज ग्रोथ जो है वो काफी डिप्रेस्ड रही है और अभी नेगेटिव है पिछले साल 1.5 साल से। तो जो काफी सारी रिकवरी चारों तरफ दिखती है वो रूरल एरिया में नहीं है, क्योंकि वहां का जो दो मेन सोर्स इनकम के हैं, एक तो एमएसपी बढ़ने से फार्म प्रोड्यूस के प्राइस बढ़ना, या फिर वेज ग्रोथ होना। जब आप काफी लोगों को अपने फार्म पे अगर कुछ काम देते हो तो आप लैंडलेस लेबर को काम देते हो तो उनकी वेज ग्रोथ होती है। तो वो जब पैसा बनाते हैं नेट, वो जाकर के कोलगेट, पेप्सोडेंट खरीदते हैं, ब्रश खरीदते हैं, शैम्पू खरीदते हैं। तो एक रीजन ये है कि रूरल वेज ग्रोथ जो है वो काफी समय से डिप्रेस्ड है। वो आपका एक्सप्रेस कर रहा है टू व्हीलर सेल्स के अंदर कि वो काफी एनेमिक है। जो काफी सारी कंज्यूमर नॉन ड्यूरेबल कंपनीज है उनका रिकवरी कभी आया ही नहीं, क्योंकि वहां पे वो बहुत बड़ा तबका है जो इन लोगों को इंक्रीमेंटली खरीदता है, इन प्रोडक्ट्स को खरीदता है। नाउ 2021 और 22 के अंदर दूसरा जो पार्ट है वेज ग्रोथ का है अर्बन वेज ग्रोथ, वो काफी अच्छा था। उसका रीजन ये था, ऑफकोर्स आईटी कंपनियां करीबन 30-40% जो वेजेस हैं वो आईटी कंपनियां देती हैं, वो काफी तेजी से बढ़ा था। लेकिन वहां पे अब बहुत बड़ा स्लो डाउन आ गया है। अब देखिए, आप लोगों ने देखा होगा कि जब काफी सारी जो इंडियन टेक कंपनीज हैं वो एक्चुअली हायर ही नहीं किया उन्होंने इस साल लोगों को। जो टोटल वेज ग्रोथ भी है वो काफी कम है। तो क्योंकि एक फाइनेंस को छोड़ दें तो बाकी जो दूसरा जो कॉम्प्लेक्स है वेजेस का अर्बन वेज के लिए, वहां पे भी थोड़ा सा डिसमल डेटा है। तो दोनों को इकट्ठा करके देखें, जो वेज ग्रोथ है वही तो आपकी और मेरी जो कमाई है उसी को तो हम जाकर के एज ए कंज्यूमर कंज्यूम करते हैं। अगर नहीं होगा तो फिर हम कंजम्पशन कैसे करेंगे? तो आप लोग ऐसा सोच सकते हैं कि लेकिन फिर क्रेडिट क्यों बढ़ रहा है? इंडिया में क्रेडिट जो है वो मॉर्गेज का और फाइनली हाउसिंग का प्रॉक्सी है। तो आप क्रेडिट जनरली इंडिया के अंदर, हालांकि बहुत लोग पर्सनल लोन भी लेते हैं, लेकिन जो रिलेशन है वो हाउसिंग से है, तो वो ठीक कर रहा है। क्योंकि लेंडिंग स्टैंडर्ड्स लूज हैं, एचडीएफसी बैंक, आईसीआईसीआई बैंक दबा करके अभी भी सस्ते भाव पे रिलेटिवली पैसा दे रहा है और लोग ले रहे हैं और घर खरीद रहे हैं। लेकिन वेज ग्रोथ जिसका प्रॉक्सी है वहां पे माहौल अच्छा नहीं है। तो अगर आप ऊपर से समझें तो मेरे ख्याल से ये रीजन है। और यही इलेक्शन से रिलेटेड भी एक छोटी सी बात बता दूं कि नरेंद्र मोदी गवर्नमेंट का जो सबसे बड़ा प्लस है, जो जिसकी वजह से हम लोग मार्केट वाले उनको बहुत पसंद करते हैं, कि उन्होंने अपना मैक्रो बहुत अच्छा मैनेज किया है, खास करके इन्फ्लेशन बहुत अच्छे से मैनेज किया है। लेकिन उसका कॉस्ट क्या है? कॉस्ट ये है कि एमएसपी राइज हिंदुस्तान के अंदर पिछले 10 सालों में 5% के एवरेज से ही हुआ है, जो बहुत कम हुआ है। रियल टर्म्स के अंदर रूरल वेज ग्रोथ बहुत डिप्रेस रहे हैं और उसकी वजह से एक बहुत बड़ा टर्म ऑफ ट्रेड ट्रांसफर हुआ है जो वेजेस से प्रॉफिट में हुआ है। उसी वजह से उनकी पॉपुलैरिटी को शायद डेंट लग सकता है। एक मैक्रो जो पॉजिटिव ट्विस्ट दिया वो एक पॉपुलर लेवल के ऊपर उनको रिलेटिवली अनपॉपुलर बना सकता है, इकोनॉमिकली स्पीकिंग। करेक्ट। पंकज जी,
जब आप लोग स्टॉक सिलेक्शन करते हैं तो क्या ये वाला फैक्टर आप लोगों के जहन में आता है कि कंजम्पशन ड्रिवन जो कंपनीज हैं मासेस वाली, उनमें अभी वैसी ग्रोथ नहीं है? आप नाम कर ले सकते हैं कि एचयूएल की क्या है, पिछले 2-3 साल से वो स्टॉक कहाँ चला है, या इवन ब्रिटानिया को देखिए आप, क्या क्या वॉल्यूम ग्रोथ ही नहीं है उसमें, प्राइस राइज है, या गेहूं सस्ता हो गया तो आपके मार्जिन बन गए, इस तरह की चीजें दिख रही है। तो आप लोग सिलेक्शन करते हैं? बिल्कुल नीरज जी, आई थिंक इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है। आई थिंक दिस कैन इजीली बी सेंस्ड इन द मार्केट। और जिसे हम कहते हैं कि के शेप रिकवरी, अगर जो मार्केट में हमने पिछले 1-1.5 साल में ये जो स्मॉल कैप, मिड कैप, लार्ज कैप में जो एक रिकवरी देखी है या सिलेक्टिव रिकवरी देखी है, उसमें बड़ी आसान से हम देख सकते हैं के शेप रिकवरी देखने को मिली है। दैट मीन्स जहां जहां पर हम कंजम्पशन ड्रिवन है, या जहां जहां पर हम देख रहे हैं कि एक रूरल सेक्टर इन्वॉल्व है, लोअर मिडिल क्लास इन्वॉल्व है या मिडिल क्लास इन्वॉल्व है, वहां पर आई थिंक जो एक क्योंकि वेजेस नहीं बढ़ी हैं, इन्फ्लेशन अभी भी बरकरार है, वहां पर रिकवरी देखने को नहीं मिली है। सो उसके अंदर आप एचयूएल को डाल सकते हैं, कोलगेट को डाल सकते हैं, ब्रिटानिया को डाल सकते हैं। इवन आप ऑटोमोबाइल्स की भी बात करें, जबकि ऑटोमोबाइल्स के रिजल्ट बहुत अच्छे रहे हैं, बट उसमें भी अगर आप थोड़ा सा थ्रेडबेयर करें, मारुति के को थ्रेडबेयर करें, जो उनकी लोअर रेंज की व्हीकल्स है, दे बीन सेइंग कंसिस्टेंटली कि जो हमारे एल्टोस काइंड ऑफ रेंज है, उसमें हम बिल्कुल मुनाफा नहीं कमा पा रहे हैं, एंड दे आर डिफिकल्ट टू सेल एज ऑफ नाउ, जो कि एक रूरल इकोनॉमी को केटर करती है, लोअर मिडिल क्लास को केटर करती है। और जो जो सेक्टर, जैसा कि मैंने कहा था कि मार्केट इज वेरी स्टॉक स्पेसिफिक, सेक्टर स्पेसिफिक, और हम देख सकते हैं कि जहां जहां बड़ी स्पेंडिंग है, बड़ी स्पेंडिंग में से समथिंग लाइक डिफेंस, अगर हम देख रहे हैं कि डिफेंस सेक्टर में कुछ एक कंपनियों ने बहुत अच्छा वेतन किया, तो वहां पर सबसे बड़ा स्पेंडर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को कोई इन्फ्लेशन बाइट नहीं है, कोई वेजेस की बाइट नहीं है। उसके अलावा हम देख रहे हैं लग्जरी सेगमेंट में, चाहे वो होटल हो, अच्छी हॉस्पिटैलिटी, आई थिंक दे आर गोइंग ओवर द रूफ। हम देख रहे हैं जो एक हायर केटर के जो हॉस्पिटल्स हैं, हॉस्पिटल्स स्टॉक्स हैव बीन डूइंग एक्सीडिंग लेवल, बट कौन से हॉस्पिटल स्टॉक जो एक हायर कैटेगरी को केटर कर रहे हैं? ज्वेलरी सेगमेंट, आई थिंक अनदर जो हम देख रहे हैं कि जो हायर सेगमेंट को केटर कर रहा है, बहुत डार्लिंग ऑफ मार्केट बना हुआ है पिछले 2-4 महीने से, और मेरे को लगता है कि आने वाले वक्त में दिस इज वन सेगमेंट वी हैव आइडेंटिफाइड कि जो कि अच्छा परफॉर्म कर सकता है। सो टू सम इट अप, मेरे को लगता है कि जिस तरह की हम केस शेप रिकवरी या उसका इफेक्ट जो एक हायर एंड ऑफ सेक्टर या स्टॉक्स में देख रहे हैं, दैट वुड कंटिन्यू। और जो कंजम्पशन ड्रिवन सेक्टर हैगा, टू नेम समथिंग लाइक कोलगेट, समथिंग लाइक एचयूएल, समथिंग लाइक ब्रिटानिया, मेरे को लगता है कि उसमें अभी भी पिंच बना रहेगा, एंड इट वोंट बी इजी फॉर देम टू सॉर्ट ऑफ आउट परफॉर्म या मे बी इन लाइन परफॉर्म विद द मार्केट। और उसके अंदर अगर हम ऐड कर सकें से, मेरे को लगता है कि इवन से रेगुलर बैंकिंग स्टॉक्स या रेगुलर एनबीएफसीज या रेगुलर मेटल स्टॉक्स, मेरे को लगता है इवन दोस कुड बी सॉर्ट ऑफ न्यूट्रल टू अंडर परफॉर्मिंग सेक्टर्स फॉर नेक्स्ट फ्यू मंथ्स। सुनील जी, रिजल्ट सीजन कैसा जा रहा है आपके हिसाब से? रिजल्ट सीजन अच्छा लगा है, नो प्रॉब्लम्स ऑन दैट, मगर मैं थोड़ा कॉन्ट्रा व्यू पेश करूंगा कंजम्पशन के ऊपर। मेरे लिए कंजम्पशन एक बाई सेक्टर है। मैं कारण क्या बता रहा हूँ कि आप कंजम्पशन की बात करते हैं तो वो खाली एफएमसीजी की सेक्टर को देखकर कंजम्पशन मानते हैं। मेरे लिए कंजम्पशन एक बहुत बड़ा वाइडर, यहाँ पे कंज्यूमर ड्यूरेबल्स है, ऑटो है, हाउसिंग है। तो आप उस पूरे क्षेत्र को देखें ना, तो मेरे लिए कंजम्पशन एक बाई बन रहा है। क्यों, मैं बताऊं क्या हुआ है कि 2 चीज है। एक, इस बार फेस्टिवल सीजन आपको डिले हो चुकी है, तो इसलिए सितंबर के अंदर नॉर्मली इवन गणपति की जो नंबर्स दिखेगी वो नहीं दिख रही है, क्योंकि अभी सभी इसी क्वार्टर में, दिवाली भी मिडिल ऑफ द क्वार्टर में आ रहा है। तो ये मेरे को टॉप लाइन ग्रोथ जो है वो इस क्वार्टर में आपको दुकान में जाइए दिख रहा है। कल मैं रोड में जा रहा था, एक मंदिर है जहां पे नई गाड़ियों की पूजा होती है, तो उधर पूरा ट्रैफिक जैम हुआ था। राइट, मानते हैं कि थोड़ा हायर एंड व्हीकल्स की बात है, बिल्कुल, मगर मेरे को दिवाली का डिमांड अच्छा दिख रहा है, तो वो एक सेकेंड चीज है। तीसरी बात मैं बताऊं, स्टॉक मार्केट में ओर से, राइट, 2 चीज सामने बढ़ती है कि ये इलेक्शन का माहौल है। इलेक्शन में क्या होता है, खर्चा होता है पॉलिटिकल पार्टीज का, चाहे वो रूलिंग में हो या अपोजिशन में हो। और सेकेंड थिंग, इस गवर्नमेंट का भी हाल देखे, अगर दिसंबर 3 को, जैसे मनीष जी कह रहे थे कि उनकी एक गेस्ट फैक्टर ठीक नहीं है इस रिजल्ट के बारे में, मगर इसके पहले वाला इलेक्शन हार गई थी बीजेपी इन कर्नाटका, और उसका कारण क्या था?
फ्रीबीज और प्रॉमिसेस जो के ऑपोजिशन पार्टी ने किए थे, वही था कर्नाटक हार का कारण। अब राजस्थान और छत्तीसगढ़ में भी वही कर रहे हैं, वो एक पॉपुलिस्ट, वो न्यू पेंशन स्कीम को हटाकर ओपीएस बुला रहे हैं। तो पैसा बांटने का वक्त है। तो ये पार्टीज अगर पैसा बांटेंगे, और बीजेपी गवर्नमेंट का अगर ये रिजल्ट दिसंबर 3 का नेगेटिव भी आता है, तो उनके भी सोच अगले 3-4 महीने के लिए दो चीज होंगे। एक, वो इंफ्रा का स्पेंड को थोड़ा कम करेंगे। सेकंड, वो पेमेंट टू सप्लायर्स को डिले करेंगे अपने बैलेंस शीट को मैनेज करने के लिए। मगर एट द सेम टाइम उनको ग्राउंड लेवल में खर्चा करना होगा इलेक्शन के लिए। तो नॉर्मली इलेक्शन के टाइम में लिक्विडिटी और पैसा बहुत बांटा जाता है, तो ऑटोमेटिकली एक बॉटम एंड कंजम्पशन को भी एक बूस्ट मिल जाती है। और फाइनल पॉइंट क्यों मैं थोड़ा पॉजिटिव हूं कि पिछले साल 1.5 साल में फ्लोस की अलोकेशन उम्मीद से ज्यादा, हक से ज्यादा इंफ्रा डिफेंस सेक्टर के ऊपर चली गई है, क्योंकि उनका मानना है कि इंडिया में कैपेक्स साइकिल बहुत जबरदस्त चलेगा। तो इंक्रीमेंटल अलोकेशन उस तरफ चली गई एट द कॉस्ट ऑफ कंजम्पशन। अल्टीमेटली जीरो सम गेम है। तो मेरे को कंजम्पशन सेक्टर के लिए उतना पैसा नहीं आया जितना उसका हक था। और इंफ्रा डिफेंस में अभी उसमें प्रॉब्लम क्या है मेरे को, वो कि आएगा। वहां पे पूरे सेक्टर इंफ्रा को ऊपर लेके गए हैं, मगर ऑर्डर बुक के हिसाब से एक्सपेक्टेड ऑर्डर बुक, अब प्राइवेट सेक्टर का कैपेक्स उतना जोर से नहीं बढ़ रहा है, डिले हो रहा है, खाली गवर्नमेंट का कैपेक्स है। तो ये ऑर्डर बुक के एक्सपेक्टेशन के ऊपर जो वैल्यूएशन बढ़ी है, थोड़ी करेक्शन उसमें आएगी। मेरे पास समय एकदम नहीं, मेरे को 10 सेकंड में आपसे एक पिंच ऑफ सॉल्ट लेना है। मुंबई में होटल आपको सस्ते मिल गया होगा। आपने तो वो दुखती नब्ज पे हाथ रख दिया। क्या अमेरिका वाले लोग हैं, डॉलर में कमा रहे हैं, है ना? सर वो डॉलर में यहाँ के जो होटल रेट्स हैं वो लंदन, न्यूयॉर्क, शिकागो से मैच कर रहे हैं, आगे भाग रहे हैं, आगे भाग रहे हैं। समझ लीजिए कंजम्पशन कैसा चल तो रहा है। कंजम्पशन है। बाकी ग्लोबली ये फिनोमेना है कि गुड्स की थोड़ी डिमांड कम, फ्लैट रही है और सर्विसेज की तरफ बढ़ रही है। तो थोड़ा ये भी है, इसको लॉन्ग टर्म में देखना होगा। परफेक्ट। तो ये है आज की पूरी चर्चा का एक लबोलुआब कि किस तरीके से इकोनॉमी हमारी बड़े बड़े कंसर्न्स को डिस्काउंटिंग दे रही है, अपने अंदर ले रही है। और बहुत दिलचस्प चर्चा पॉलिटिकल भी हुई थोड़ी सी। मुझे लग रहा था कि इस पर कम होगी, लेकिन हमारे मार्केट पर्सन ने इस पर काफ़ी अच्छी चर्चा की, काफ़ी हुई है। मैं तो चाहूँगा कि सारे लोग आगे एक दिन पॉलिटिकल चर्चा करें, मार्केट वाले लोग राजनीति पे बात करें। तो उम्मीद करते हैं कि ये सारी चर्चा आपको अच्छी लगेगी, बहुत सारे सवाल आपके सॉल्व हुए होंगे। अगले हफ्ते हम लोग फिर बैठेंगे, फिर बहुत सारे इश्यूज़ हमारे जो दिमाग में चलेंगे उनके जवाब लेने की कोशिश करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया सर हमारे साथ जुड़ने के लिए। अपना ध्यान रखिए, अपनों का ध्यान रखिए और अपनी हेल्थ का ज़रूर ध्यान रखिए। बहुत बहुत शुक्रिया।